हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 5 जैव प्रक्रम के बारे में देखेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेसेस भी बोलते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या होते हैं, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ये किस तरह से जो सजीव होते हैं, जैव होते हैं, अजैव होते हैं, सजीव निर्जीव होते हैं, उनमें ये किस प्रकार काम करता है, जैव प्रक्रम हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या क्या होते हैं जैव प्रक्रम में, कौन कौन सी क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम जैव प्रक्रम किसे कहेंगे? तो जैव प्रक्रम में हम कह सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, हमारे शरीर में जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हम शरीर में देखते हैं तो हमारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी जो क्रियाएं हमेशा निरंतर होती रहती है। तो ये जो क्रियाएं होती है, यही हमारा जैव प्रक्रम कहलाती है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो हमसे अध्याय में क्या कह रहा है कि हम जैव माने सजीव और अजैव निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो जैव का मतलब होता है सजीव, और हम सजीव जानते हैं कि जिसमें जीव हो या जिसमें जो क्रियाएं, जैविक क्रियाएं होती हैं, वो सजीव कहलाते हैं। जैसे श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, उद्दीपन, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं वो सजीव कहलाते हैं। और जिनमें ये सभी क्रियाएं नहीं होती है वो हमारा निर्जीव कहलाते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली करते हुए अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह सजीव है। यदि कुत्ता, गाय, इंसान सो रहे होए तो क्या तब भी यही सोचेंगे कि यह सजीव है? हाँ, क्योंकि उनमें सोते हुए भी कुछ क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं होती हैं जो होती रहती है, इसीलिए ये सजीव होते हैं। लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि ये सजीव है? हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं? हमसे कह रहा है कि कुछ पौधे होती हैं जो हरे रंग के होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सजीव है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्तियों की रंग जो होती है हरी नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि क्या वो सजीव नहीं है? तो वो भी सजीव है। बहुत सारी जो जैविक क्रियाएं होती है उनमें भी होती रहती है। जैसे वे समय के साथ वृद्धि करते रहते हैं। दूसरे तौर पर तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना पोषण भी करते हैं, भोजन का निर्माण भी करते हैं। उनमें जो हमारा उत्सर्जन होता है तो वो पादपों में भी उत्सर्जन की क्रियाएं होती हैं। इस तरह हम कहेंगे कि वे सजीव हैं। वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये गतियाँ वृद्धि संबंधी या अन्य हो सकती है। लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु उनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए अणुओं की गति, तो अणुओं के बीच जो गति होती है वो आणविक गति कहलाती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहते हैं। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? तो हाँ, यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायिक जीव विज्ञानी से करें तो इसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं नहीं होती है। तो जब हम विषाणु को, वायरस को देखते हैं तो उनके अंदर जो आणविक गति होती है उनकी, तो वो जब तक किसी को संक्रमित नहीं करते हैं तब तक उनमें ये गति नहीं होती है। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव हैं या निर्जीव। तो इसीलिए ये विवाद का प्रश्न हो जाता है कि जो विषाणु है वो वास्तव में सजीव है या निर्जीव है। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? पूर्व कक्षाओं में हम देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। तो जो भी सजीव होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो सुसंगठित होती है। उनमें ऊतक भी होते हैं, तो ऊतकों में कोशिकाएं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं तो वो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, हमारा कोशिका। और कोशिकाओं के जो समूह होते हैं वही ऊतक कहलाते हैं, और ऊतक ही मिलकर बहुत सारे समूहों में अंग का निर्माण करते हैं, जिससे हमारा जो सजीव की संरचना होती है वो सुसंगठित होती है। कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित जो संरचना है
समय समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। तो हमारे शरीर में जो संरचना होती है वो समय के साथ साथ क्या होता है, और पर्यावरण के प्रभाव के कारण भी वो धीरे धीरे विघटित होने लगते हैं, और ये व्यवस्था जो होती है वो टूटती है। तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम देखते हैं तो जीवों के अंदर जो होगी उनमें हमेशा मरम्मत और अनुरक्षण की माने रक्षा करने की जो आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बने होते हैं। जीवन में ये हमारी शरीर की जो संरचनाएं होती है वो अणुओं से बने होते हैं, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। अब हमारा आगे कह रहा है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या हैं उन पे बारे में हम जानते हैं। तो हम अंग्रेजी में आपको कहे हैं कि जैव प्रक्रम का मतलब लाइफ प्रोसेस होता है। तो जैव प्रक्रम वो है जिसमें जो हमारे शरीर में सभी जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करेंगे वो हमारा क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। तो जो भी जीव होंगे उनके जीवन का जो अनुरक्षण का कार्य होगा वो निरंतर उनमें होता रहना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट को रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे शरीर में कोई क्षति हो रहा है या टूट फूट हो रही है तो उनको रक्षा करने के लिए भी एक प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो हमारे शरीर होते हैं उनमें जो हमेशा कोई ना कोई क्षति होती रहती है या टूट फूट होती रहती है, तो उन सभी को अनुरक्षण करने के लिए हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा जो है हमारा शरीर में एकल जीव के शरीर से बाहर से आती है। ऊर्जा का स्रोत ही हमारा क्या है, बाहर साइड से। जैसे उसके लिए हम क्या करते हैं तो भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में जब हम पोषणों को लेते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आती है। तो ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन या शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। तो जब हम इस ऊर्जा स्रोत के लिए जब हम भोजन का ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर लेते हैं तो ऐसी प्रक्रियाएं जो होती है हमारा पोषण कहलाता है, जिसे हम लोग न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो ये प्रक्रियाएं जो है कि पोषण है। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी। तो कोई भी जीव है अगर उसमें वृद्धि की प्रक्रियाएं हो रही है तो उसको अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पृथ्वी पर जीवन है वो कार्बन आधारित अणुओं पर ही निर्भर होते हैं। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन पर आधारित है। और हम देखते हैं कि हमारे आसपास में वातावरण में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं तो वो अधिकांश जो होते हैं कि वो कार्बन और कार्बन के यौगिक होते हैं। कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, तो पर्यावरण जो है हमारा वो किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं होती है। अतः ऊर्जा के बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। तो जो ऊर्जा के हमारे पास बाह्य स्रोत होंगे, आउटर सोर्स होंगे, वो क्या होंगे तो वो अलग अलग प्रकार के होंगे, क्योंकि सभी जीवों के लिए अलग अलग प्रकार की भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। शरीर के अंदर ऊर्जा के स्रोत के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे यह अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ रासायनिक युक्तियां हैं। तो हमने जब केमिस्ट्री में देखा था, जहाँ पर हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ा था, तो
तो वहाँ पर हमने उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में भी देखा था। तो अपचयन और उपचयन की प्रक्रिया में हमने देखा था कि जो हमारा अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो वो उपचयन कहलाता है, और ये क्या हो जाएंगे, उपचयन हो जाएंगे। और हमने अपचयन में देखा था कि अपचयन में क्या होते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का जो होता है कि ऑक्सीजन में कमी होगी और हाइड्रोजन में वृद्धि होगी, वो अपचयन कहलाता है। तो जो हम देखते इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो जो हमारा श्वसन की अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या है, उपचयन और अपचयन की अभिक्रियाएं हैं। क्योंकि हम वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। लेकिन जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारा ऑक्सीजन माने कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाता है, तो क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, लेकिन हमारे शरीर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ये जो हो जाएगी अपचयन की अभिक्रियाएं हो जाएंगी। तो ये अणुओं के विघटन के ही कुछ रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना या कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। तो श्वसन का हमारा क्या परिभाषा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव को पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। तो एक कोशिकीय जीव की पूरी जो सतह है वो पर्यावरण के संपर्क में रहती है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो वर्ज्य पदार्थ का मतलब होता है कि जो बेकार पदार्थ हो उनको निष्कासन माने उत्सर्जित करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होती है एक कोशिकीय जीव में। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है तब क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तो जो साधारण हमारा विसरण की अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न अंग विशिष्टकृत हो जाते हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें सभी कार्य को करने के लिए अलग अलग के अंग होते हैं और अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतःग्रहण भी विशिष्टकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतःग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, तो जो भोजन हम करते हैं या और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो उसका जो हमारे भोजन का जो पाचन क्रियाएं होती हैं वो कुछ विशिष्ट अंगों के द्वारा ही होते हैं, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि जब हमारा शरीर में भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो उसे और ऑक्सीजन को ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में बहुत सारे वहन तंत्र होते हैं, जिसे हम लोग परिवहन तंत्र भी कहते हैं। तो परिवहन तंत्र में बहुत सारे अंग जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे रक्त हमारा है, लसिका में हो गया धमनी, शिराएँ, केशिकाएँ, ये सभी जो होते हैं कि वो वहन तंत्र का पार्ट होते हैं और ये सभी हमारे शरीर में भोजन और ऑक्सीजन का वहन करते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उपोत्पाद को शरीर से बाहर निकालने अति आवश्यक होते हैं। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो जब कोई भी रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर में होती है तो उससे जो शरीर में जो अनुपयोगी चीज़ बनते हैं तो उन्हें हम लोग शरीर से बाहर निकालने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। तो जब ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को या अनुपयोगी पदार्थों को हम शरीर से बाहर निकालते हैं तो ये प्रक्रियाएं जो होती है हमारा उत्सर्जन कहलाती है। यदि
बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। तो जो हमारे शरीर में परिवहन तंत्र होते हैं वही शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको मैंने ऊतकों के माध्यम से वो उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचाने का कार्य होता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो वो मुख गुहा से होते हुए धीरे धीरे कहाँ ग्रासिका नली द्वारा आमाशय में आता है, उसके बाद क्षुद्रांत में आता है, क्षुद्रांत से वो धीरे धीरे होते हुए गुदा द्वार तक जाता है और उत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती हैं। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे जीवन में 3 महत्वपूर्ण जो होते हैं वो प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य करती है। तो पहला जो हमारा हो जाएगा तो पोषण होता है, दूसरा हमने देखा श्वसन को, और तीसरा हमने उत्सर्जन के बारे में देखा। तो हमारे शरीर में 3 महत्वपूर्ण जो होते हैं वो जैव प्रक्रम होते हैं, जैसे पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। तो एक एक करके हम सभी इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पोषण के बारे में देखते हैं। तो पोषण को हम लोग अंग्रेजी में न्यूट्रिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पोषण क्या है? तो पोषण जब हमें शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हम कुछ चीज़ों को खाते हैं तो जो या भोजन करते हैं। तो हमको भोजन करना से क्या होती है, तो वो जो होते हमारे शरीर में जो क्रम में जो हमने ऊर्जा के लिए किया है या वृद्धि के लिए, विकास के लिए, हमारे शरीर की जो शारीरिक संरचना है उसमें ग्रोथ के लिए, तो हमें हर प्रकार के जो होते हैं वो संतुलित आहार की आवश्यकता होती है ताकि हमको उचित मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति हो। तो इसके लिए जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वही हमारा पोषण कहलाता है। जैसे हमसे कह रहा है कि जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है या पोषण है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो जो सजीव होते हैं जिनमें क्रियाएं होती हैं, जो जैविक क्रियाएं, वो उनमें वो भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो हम देखते हैं कि जो सभी सजीव होते हैं उनमें भोजन करने की अलग अलग विधियां होती हैं या भिन्न भिन्न होते हैं। तो सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्यतः आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, वे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। तो जो अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, जिसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक भी बोलते हैं। तो वो स्वपोषी हैं, जिनमें देख सकते हैं हम तो हरे पौधे होते हैं तथा कुछ जीवाणु हैं जो स्वपोषी होते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। तो कुछ हमारे शरीर में जो जीव जटिल होते हैं तो वो जटिल पदार्थों का सेवन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, मनुष्य है, वो क्या करता है तो जटिल पदार्थों का सेवन करता है। तो जटिल पदार्थों का सेवन जब हम करते हैं तो उसे भी सरल पदार्थों में खंडित करना पड़ता है। तो जब हम उसे सरल पदार्थों में खंडित करते हैं तो उसके लिए हमारे शरीर में जैव उत्प्रेरक का उपयोग होता है जो एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। तो जो एंजाइम होते हैं वो जटिल पदार्थों को क्या करते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं और उन सरल पदार्थों का ही हमारे शरीर में पाचन होता है। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। तो यहाँ जो विषमपोषी हैं इसे हेट्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं। तो जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं या विषमपोषी होते हैं वो अपने जीवन यापन के लिए या तो डायरेक्ट निर्भर रहते हैं या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम भोजन के लिए फलों को यूज करते हैं तो हम पेड़ पौधे पे आश्रित होते हैं, पेड़ पौधे पर भी निर्भर रहते हैं। तो जो भी होते हैं हमारे जो जीवन में विषमपोषी होते हैं वो स्वपोषी पर प्रत्यक्ष रूप से माने डायरेक्ट या किसी दूसरे के माध्यम से भी निर्भर रहते हैं।
जंतु एवं कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित है। तो जंतु होते हैं या कवक होते हैं तो वो विषमपोषी में आते हैं। अब हमारा पहला है 5.2.1 में स्वपोषण, स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, तो इसे हम लोग अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, न्यूट्रिशन। अब देखिए ये क्या होते हैं, तो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं तो पेड़ पौधे होते हैं या कुछ जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो आगे हम देखते हैं स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। तो जो स्वपोषी जीव होते हैं उनमें जो जीवन कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मड के रूप में संचित कर लिया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं तो जो स्वपोषी होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं। तो उनमें जो ऊर्जा और कार्बन की जो आवश्यकताएं होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी कर लेते हैं। जैसे वो जो ऊर्जा सूर्य की प्रकाश होती है तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने जड़ों के माध्यम से जल खनिज लवण को अवशोषित कर लेते हैं और उनके पत्तियों में क्लोरोफिल नामक जो पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से खाना बना लेते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट में जो रहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर लेते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट में वो परिवर्तित कर लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वही कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वही कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, पेड़ पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट माने तुरंत उपयुक्त नहीं होते हैं, जो मैंने उनके जो कार्बोहाइड्रेट बच जाते हैं अगर उनका उपयोग नहीं हो रहा है तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मड के रूप में संचित हो जाता है। क्या होता है, मड के रूप में संचित हो जाता है जिसे हम लोग स्टार्च भी कहते हैं। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है और जो मड के रूप में रहते हैं वो आंतरिक ऊर्जा की तरह काम करते हैं तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। और पौधे जिस प्रकार उनके शरीर में आवश्यकता होती है वो उसी तरह से वो मड का उपयोग करते हैं। कुछ इसी तरह की स्थितियां हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। लेकिन जो हमारे शरीर में होता है तो कुछ जो भाग होते हैं ऊर्जा का वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जल के 12 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बना लेते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के 6 अणु और जल के 6 अणु का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित परिघटनाएं होती है। जैसे हमारा पहला होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो क्लोरोफिल क्या करते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश होते हैं तो जो सूर्य से प्रकाश आती है उससे वो प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। आगे हमारा 2 में होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा होते हैं तो प्रकाश ऊर्जा को क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। और हम देख रहे हैं यहाँ तो ये जो जल के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणुओं में अपघटन हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। और जो हमारा ये प्रकाश ऊर्जा होते हैं वो क्या बन जाते हैं, तो वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं। आगे हमसे तीसरा में क्या होता है, तो तीसरा में हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं का उसका अपचयन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। अपचयन तो हम जानते हैं कि अपचयन की अभिक्रिया में क्या होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का विघटन हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि यह चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा चरण है एक के बाद एक होता रहे। ये कुछ समय बाद भी हो सकते हैं, रात्रि में भी हो सकते हैं, दिन में। तो टाइम जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, ये कभी भी हो सकते हैं।
मरुभिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जो मरुभिद पौधे होते हैं, मरुस्थलों पर उगाए जाते हैं, वो रात्रि में CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एवं मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, चित्र 5.1, तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे रंग के बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो कुछ पौधे होते हैं जिनमें हरे रंग की बिंदु हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। तो हमारा क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हमारा चित्र में दिया हुआ है यहाँ 5.1 में, ये एक पत्ती है जिसका ये अनुप्रस्थ काट है। तो ये देख सकते हैं, ये जो हमारा लाइन गया है ये मध्य सिरा कहलाती है। ये जो भाग होते हैं वो कर्णपटल कहलाते हैं। ये जो होता है कि सिरा कहलाते हैं। यहाँ पे जो भाग होते हैं ये हमारा जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जिसे हम लोग संवहन मंडल भी कहते हैं। यहाँ देखिए, ये जो घेराकार आकृति है ये हमारा मोमी क्यूटिकल है, और ये जो होते हैं ये ऊपरी बाह्य त्वचा है। जैसे पौधे का ये जो ऊपरी सरफेस होते हैं ये हमारा ऊपरी बाह्य त्वचा है। उसी में जो छोटे छोटे आपको दिखाई देते हैं हरे कलर के, यही हमारा हरित लवक है या क्लोरोफिल है। अब हम आगे देखते हैं, तो क्रियाकलाप 5.1 में गमले में लगा एक सबलित पत्ती, उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा वाला पौधा लीजिए। पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मड प्रयुक्त हो जाए। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हरे रंग को अंकित करिए तथा उन्हें एक कागज़ पर ट्रेस कर लीजिए। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबो दीजिए। बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक बर्तन को गर्म कीजिए जब तक अल्कोहल उबलने न लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है, विलियन का रंग कैसा हो जाता है। अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलियन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो डालिए। पत्ती के रंग चित्र 5.2 का अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उसे इसकी तुलना कीजिए। पत्ती के विभिन्न भागों में मड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालें। तो जब शुरू में हम देखते हैं तो पत्ती के जो रंग रहते हैं वो हरे हो जाते हैं, लेकिन जब हम परीक्षण करते हैं तो क्या होते हैं, तो वो जो होते हैं वो ब्लू कलर के हमको दिखाई देने लगते हैं। जैसे ये चित्र में हम देख सकते हैं, तो रंग परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्यों होता है, तो वो मड परीक्षण के कारण होता है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी। तो जो हमने देखा था कि जो पत्ती होते हैं उनके सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो इन्हीं छिद्रों से होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र छिद्र कहते हैं। लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने जड़ पत्तियों की सतह से भी होता है। लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि जो पौधे होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान जो होते हैं वो तने द्वारा भी, जड़ द्वारा भी और पत्तियों द्वारा भी होते हैं। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो पौधे क्या करते हैं, इन रंध्रों को बंद कर लेते हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। तो जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो पौधे के खुलना और बंद होने में इनको काम किए करते हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है। तो द्वार कोशिकाएं में जब जल जो होंगे वो अंदर जाएगी तो वे फूल जाते हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये हमारी क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं और ये जो होते हैं ये रंध्र होते हैं। ये हमारा क्या है, हरित लवक होते हैं। ये जो है कि हरित लवक है। तो क्या होता है कि जब मैंने इसमें
पानी की आवश्यकता होगी या जल की आवश्यकता होती है, तो जब इनमें जल जाते हैं तो क्या होते हैं, ये फूल जाते हैं और द्वार जो होते हैं वो खुल जाते हैं। लेकिन जब इन्हें आवश्यकता न होती है तो बंद हो जाते हैं, और ये क्या होता है, तो वो सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ कर बंद हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप 5.2। लगभग समान आकार के गमले में 2 लगे पौधे लीजिए। 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए। एक पौधे के पास वाच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग CO2 को अवशोषित करने के लिए किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए जाता है। चित्र 5.4 के अनुसार दोनों पौधे को लगभग बेल जार से ढक दीजिए। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा देते हैं। इससे प्रयोग वायुरोधी हो जाता है। वायुरोधी का मतलब होता है कि जो वायु को अंदर नहीं जाने देते हैं वो वायुरोधी कहलाते हैं। लगभग 2 घंटों के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मड की उपस्थिति की जांच कीजिए। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मड की उपस्थिति दर्शाती है? इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो उपरोक्त 2 क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। तो जो स्थलीय पौधे होते हैं उनमें जो जल की पूर्ति होती है वो जड़ों द्वारा होती है, जो मिट्टी में अन्य पदार्थों को भी लिए जाते हैं। तो जो मिट्टी में जल होते हैं उसी से जल का अवशोषण करते हैं, और अन्य पदार्थ जो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, उसे भी वो मिट्टी से ही प्राप्त कर लेते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। तो नाइट्रोजन जो होते हैं वो एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। तो जो नाइट्रोजन होते हैं उनका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में या अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। तो जो अकार्बनिक नाइट्रेट होते हैं उनको नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। उन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। तो उन्हें उन रूप में लिया जाता है कार्बनिक पदार्थों के रूप में जिन्हें जीवाणु क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन से बनाते हैं। अब हम आगे विषम पोषण के बारे में देखते हैं। तो हमारा जो विषम पोषण होता है, तो विषम पोषण में को हम लोग अंग्रेजी में हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो विषम पोषी क्या होते हैं? तो जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं वो विषम पोषी कहलाते हैं। इसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि जो भोजन के लिए वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? विषम पोषी कहलाते हैं। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल जैसे कि घास, अचल का मतलब कि जो चल नहीं सकता है, तो जैसे घास होते हैं वो क्या है? अचल है, चल नहीं सकते हैं। गतिशील ही जैसे हिरण। दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है, माने अलग अलग है। तथा गाय और शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। तो कुछ जीव होते हैं जो उनके शरीर में अगर भोज्य पदार्थ है तो वो क्या करते हैं कि उनका जो विघटन होगा वो शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। विघटन बाहर कर देते हैं और तब उसका वो अवशोषण कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो जो फफूंदी होते हैं, ईस्ट होते हैं, मशरूम है, ये सभी क्या है? कवक है। तो ये सभी क्या करते हैं कि भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसको बाहर ही विघटन कर देते हैं और उसके बाद उसका अवशोषण करते हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं, जबकि संपूर्ण जो अन्य जीव होते हैं
वो संपूर्ण भोजन का अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। तो अन्य जीव होंगे, उनका जो भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, भोजन को लेते हैं, खाते हैं, और उनका जो पाचन होता है वो शरीर के अंदर होता है। जीव द्वारा किसी भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है, जीव द्वारा किस भोजन का अंतःग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। घास, फल, कीट, मछली, मृत खरगोश, खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव, पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषण युक्ति अमरबेल, किनली, जू, लीच और फीता कृमि सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? तो जो जीव होते हैं वो अपना पोषण कैसे करते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि भोजन और उसके अंतःग्रहण की विधि भिन्न है, तो जो कोई भी जीव होते हैं उन्हें प्रत्येक भी जीव में अपने अपने भोजन करने के जो तरीके होते हैं, अंतःग्रहण की विधि होती है, वो अलग अलग होती है। अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न होता है और सभी जीवों में जो हमारा पाचन भोजन को पचाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भी अलग अलग होती है, पाचन तंत्र अलग अलग होती है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो भोजन का संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, संपूर्ण सतह से ले लेते हैं, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य क्या होंगे, करने वाले जो अंग होंगे वो भी विशिष्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, तो एग्जाम्पल में अमीबा क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा जो होते हैं वो कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो होते हैं, मान ये खाद्य कण है, ये केंद्रक है, ये हमारा अमीबा है। तो क्या होता है कि ये उंगली, इसके प्रवर्ध जो होते हैं, प्रवर्ध से, जिसे हम लोग पदाभ या कूटपाद कहते हैं, उसी के द्वारा ये क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं, क्या करते हैं, भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रितिकाएँ बनाते हैं। और संगलित होकर क्या करते हैं, खाद्य रितिकाएँ बनाते हैं। खाद्य रितिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, और जो जटिल पदार्थ रहते हैं तो जटिल पदार्थ टूट कर क्या बन जाते हैं, सरल पदार्थ बन जाएंगे, और वे कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं। और जो अमीबा के अंदर कोशिका द्रव रहता है उसमें वो विसरित हो जाते हैं, बट जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, और पैरामीशियम जो है वो भी क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षाभ्य की गति द्वारा पहुंचता है और कोशिका की पूरी तरह को ढके होते हो। अब मनुष्य में पोषण कैसे होता है, इस बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। आहार नाल मूल रूप से मुख से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। तो जो हमारा आहार नाल होते हैं वो मुंह से लेकर गुदा तक क्या है, विस्तृत एक लंबी नली होती है, जैसा कि चित्र 5.6 में हम देख सकते हैं। हम इस नली के विभिन्न भागों को भी देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है, हमने अंदर चला जाता है, उसका क्या होता है, तो उसका धीरे धीरे जो हर एक शरीर में अंग होते हैं उसके धीरे धीरे क्या होगा, पाचन होता है। क्या हम इस प्रकरण की चर्चा कर सकते हैं? तो हम देख सकते हैं, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं। हम जो होते हैं कि अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं, जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। तो उसी नली से भोजन को गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। उसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है। तो जो आहार होते हैं उनका स्तर क्या होता है, जो हमारे गले में होते हैं तो वो बहुत ही नर्म होते हैं, कोमल होते हैं। तो कोई भी अगर हार्ड खाना देंगे तो क्या हो जाएगा कि छिल जाएगा, जिससे हमको जलन महसूस होगा या ब्लडिंग भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को जो मुंह में लार आते हैं वो कोमल होते हैं, तो वो सॉफ्ट कर देते हैं। अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल
जल नहीं है। तो जो हमारे मुंह में पानी आता है वो क्या है, तो वास्तव में वो जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लाल रस कहते हैं। तो जो हमारे मुंह में कभी देखिएगा कोई चीज़ पसंद है, अगर हम देखते हैं तो हमारे मुंह से पानी आने लगता है, तो वो असल में पानी नहीं होते हैं, वो लाला ग्रंथि से हमारे निकलने वाले रस होते हैं जिसे हम लोग लाला रस या लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें एंजाइम कहते हैं। तो जो हमारे शरीर में होते हैं तो भोजन जो होंगे तो वो क्या होते हैं कि वो जटिल होते हैं। तो जटिल होते हैं तो उन्हें हम लोगों को सरल संरचना में तोड़ना होता है। तो क्या होता है कि जब उनके छोटे छोटे अणुओं को हम लोग खंडित करते हैं तो ये जो शरीर में हमारे जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं जिसे हम लोग एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। तो वही एंजाइम जो होते हैं कि वो भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है। लार में भी क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। तो लार में जो एंजाइम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो लार एमिलेस कहते हैं। यह मड जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। तो जो हमारे जीवा होते हैं, जीभ होते हैं, वो क्या करते हैं, तो भोजन के लार के साथ क्या पूरी तरह से वो मिला देते हैं और सॉफ्ट कर देते हैं। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह कर्माकुंचन गति पूरी भोजन नली में पहुंचती है। तो कर्माकुंचक जो गति होती है वो क्या होती है, तो कर्माकुंचक जो गति होती है कभी सिकुड़ती है कभी फैलती है। तो जब हमारा भोजन आहार नाल में के अंदर जाता है ग्रासिका नली में तो क्या होता है कि वो सॉफ्ट होता है, तो वो एक बार सिकुड़ती है तो सिकुड़ती है और खुलती है। उससे क्या होता है कि भोजन वो नीचे की तरफ धकेलती है। क्या करती है, ग्रासिका नली वो भोजन को नीचे की तरफ धकेलती है, खुलती है बंद होती है, खुलती है बंद होती है। उससे क्या होता है कि भोजन हमारा नीचे की तरफ खिसकता चला जाता है और धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। तो ये किसके कारण होती है, तो कर्माकुंचक गति के कारण होती है। ये आप ये ध्यान रखिएगा। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। तो जो हमारे भोजन होते हैं वो मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने तक फैल जाता है। तो जो आमाशय होते हैं वो हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा अंग है जो भोजन के आने पर क्या होता है, फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। तो जो आमाशय होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पेशीय भित्ति में जो भोजन होते हैं वो अन्य पाचक रसों के साथ क्या कर देते हैं, भोजन को मिश्रित कर देते हैं। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। तो जो ये पाचन कार्य होंगे वो आमाशय की भित्ति में उपस्थित जो जठर ग्रंथि होते हैं उसी के द्वारा ये होता है। ये जो होते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। तो जो हमारे आमाशय में जठर ग्रंथि होते हैं वो क्या क्या करते हैं, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसका नाम क्या है, पेप्सिन, और श्लेष्मा का स्रावन करते हैं, माने निकलते हैं। तो जठर ग्रंथि से क्या क्या निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं वो अम्लीय माध्यम तैयार करते हैं जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। तो जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या होता है वो सहायक होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य ऐसी परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। तो जो श्लेष्मा होते हैं वो क्या करते हैं, अम्ल हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं उनसे उनकी रक्षा करते हैं। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना हो। क्या आप इस संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? आमाशय में भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। तो आमाशय के बाद भोजन कहाँ चला जाता है, क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। जो क्षुद्रांत होते हैं वो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होती है।
विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। तो जो घास खाने वाले होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनमें सेलुलोज को पचाने के लिए क्या होती है, लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, और मांस का पाचन क्या होता है, सरल है। अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। तो जो मांसाहारी होंगे उनकी क्षुद्रांत क्या होगी, छोटी होगी, और जो शाकाहारी होंगे उनकी क्षुद्रांत क्या होती है, बड़ी होती है, लंबी होती है, क्योंकि जो शाक खाते हैं उनको सेलुलोज की पचाने के लिए लंबी आहार नाल की आवश्यकता होती है। आगे क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत अग्नाशय से स्रावन करती है। तो जो क्षुद्रांत होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत अग्नाशय से स्रावन करती है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। तो जो हमारा अमाशय से भोजन आता है वो क्या किस प्रवृत्ति की रहती हैं, तो वो अम्लीय रहते हैं। तो जो अग्नाशयी एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, इसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पीतरस इस कार्य को करता है। तो ये कार्य कौन करता है, तो हमारा पीतरस करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पीत लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन पर मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्नाशय अग्नाशयी रस का स्रवण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं। तो प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होते हैं प्रोटीन पाचन में। तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। और जो हमारे शरीर में होते हैं इमल्सीकृत वसा होते हैं, उनको पाचन के लिए क्या होते हैं, लाइपेज होते हैं। क्या होते हैं, लाइपेज। प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन और इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज। वसा के पाचन के लिए लाइपेज और प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। उसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसमें जो आंतरस होते हैं वो क्या करते हैं कि जो स्रावित हो रहे हैं, तो एंजाइम को क्या करते हैं कि अंत में जो एंजाइम होते हैं तो प्रोटीन को वो एमिनो अम्ल में एंजाइम बदल देते हैं, और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको ग्लूकोज में बदल देते हैं। जो वसा होते हैं उसे वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में वो बदल देते हैं। तो जो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। तो जो पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है, और क्षुद्रांत के जो आंतरिक भाग स्तर होते हैं उनमें अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें हम लोग दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों के मरम्मत में होता है। तो जो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्राप्त करने के लिए होते हैं, तो वो कोशिकाएं जो होते हैं वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नए ऊतकों के निर्माण के लिए, और जो पुराने ऊतक होते हैं उनके मरम्मत के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। तो जो बिना पचे हुए भोजन रहते हैं उन्हें बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घ रोम क्या करते हैं कि इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं, और अन्य पदार्थ जो होते हैं वो गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे हमारा है दंत क्षरण। तो दंत क्षरण क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। दंत क्षरण एवं या दंत क्षरण एनामेल तथा डेटिन के
शनय शनय मृदुकरण के कारण होता है। तो जो हमारा दंत क्षरण है या दंत क्षय होते हैं, तो वो जब हमारे दांतों से एनामेल और डेंटिन जो होते हैं वो हट जाते हैं, उनका मृदुकरण हो जाता है, तो हमारा दांत का क्षरण हो जाता है। आगे हमको कह रहा है कि इसका आरंभ जो होते हैं, इसका जो आरंभ होते हैं जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तब एनामेल जो होते हैं वो मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत पलाक बना देते हैं। पलाक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजनों उपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाक हट सकता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जल अंशक्रमण कर सकते हैं। इस तरह से हमने इस वीडियो को देख लिया। अब इसके जो प्रश्न है उन पे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमसे कह रहा है, अब हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि स्वपोषण तथा विषम पोषण में क्या अंतर है। तो स्वपोषण विषम पोषण में क्या अंतर है। तो स्वपोषण जो होते हैं वो अपना पौधा जो होते हैं स्वयं बनाते हैं, जबकि विषम पोषी जो होते हैं वो पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा स्वपोषी पर कह सकते हैं कि निर्भर रहते हैं। जो हमारा स्वपोषण होते हैं, तो स्वपोषी क्या करते हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उससे वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो स्वपोषी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जबकि विषमपोषी होते हैं उनमें वो कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। ऐसी वो किसी भी प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका जो होता है कि मुख द्वार से गुदा द्वार तक उसका पाचन की प्रक्रिया होती है या अंतःग्रहण होता है और उसका पाचन की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार उनको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो हरे पौधे होते हैं तथा साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये हर उनमें होता है। जैसे स्वपोषी की जो प्रक्रिया होगी वो किस में होते हैं, तो पौधे में आप देखिएगा, साइनोबैक्टीरिया में देखिएगा, या हरे शैवाल जो होते हैं उनमें कुछ जीवाणु भी होते हैं जिनमें स्वपोषण की क्रियाएं होती है। विषमपोषी की क्रियाएं जो होती है वो हमारा कवक में और मनुष्य में, जीव भी कह सकते हैं, मनुष्य या जीव में ये विषमपोषी की प्रक्रियाएं होती है। आगे हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री होते हैं, तो पेड़ पौधे जो होंगे वो जल जो होते हैं वो पौधे के जड़ से प्राप्त करते हैं। पौधे के जड़ क्या करते हैं, भूमि से जल प्राप्त करते हैं। तो जो पौधे के ये जड़ होते हैं तो ये मिट्टी में जो होते हैं उन्हीं से वो जल प्राप्त करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो उनके पत्तियां जो होते हैं उनमें रंध्र होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं रंध्रों के द्वारा वायुमंडल से जो क्या करते हैं वो CO2 को ऑब्जर्व करते हैं और उनकी हरी पत्तियां होने के कारण जो उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और तो क्लोरोफिल में भी छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसे वो क्या करते हैं और सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो भोजन की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। आगे हमसे कह रहा है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है, तो आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा बनता है वो क्या करता है कि वो एंजाइम क्या जो होते हैं वो अमाई रस को अम्लीय बना देते हैं। ये हमारा HCl जो रहता है, जो भोजन होते हैं उसको क्या करते हैं, अम्लीय बना देते हैं, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो पेप्सिन केवल अम्लीय माध्यम में ही प्रभावशाली ढंग से प्रोटीनों का पाचन कर सकता है। तो ये प्रोटीन के पाचन के लिए भी आवश्यक होते हैं। और एक अन्य कार्य होता है, जो हमारे कीटाणु होते हैं भोजन के, मान लीजिए भोजन को हमने ग्रहण किया तो उसमें छोटे छोटे जो अगर कीटाणु है, जीवाणु है, तो ये आमाशय में जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन्हें नष्ट कर देते हैं
और जो ये होते हैं अधपचे भोजन हो या जो ठीक तरह से पचा नहीं हो, तो वो क्या करता है कि वो उनका किण्वन नहीं होने देते हैं। क्या होते हैं? किण्वन नहीं होने देते हैं, सड़ने नहीं देते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। आगे हमसे 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो जो पाचक एंजाइम होते हैं उनका क्या कार्य है? तो जो पाचक एंजाइम है वो अघुलनशील जो होते हैं वो जटिल कार्बन अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? तो जो जटिल अणु रहते हैं उन्हें सरल अणुओं में तोड़कर वो घुलनशील बना देते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि पचे हुए भोजन को, 5वां क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो जो हमारे क्षुद्रांत होते हैं वो आंतरिक जो उनका स्तर होता है अनेक अंगुली जैसे उनमें प्रवर्ध होते हैं। तो यही प्रवर्ध जो होते हैं जिन्हें हम लोग दीर्घरोम भी कहते हैं, तो ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। वो दीर्घरोम क्या करते हैं? दीर्घरोम उनके सरफेस के जो सतही क्षेत्र होते हैं वो बढ़ा देते हैं, और बढ़ जाने से दीर्घरोम में जो रुधिर वाहिकाओं की अधिक संख्या होती है तो वो क्या करती है कि भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में भेज देती है। तो इस तरह से हमने इसके सभी प्रश्नों पर भी चर्चा की। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो अगर इस रिलेटेड से आपको कोई समस्या है या कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी समस्याओं को बेहतर तरीके से और भी समझाया जाएगा। तो मिलते हैं जैव प्रकरण के पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। बाय।